हेलो, वेलकम टू यू ऑल अगेन। आज अब तक हम लोगों ने फ्लूइड प्रॉपर्टीज एंड प्रेशर मेजरमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। उसकी जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो उसके जैसे हमने कहा था कि प्रॉब्लम्स दो तरीके के बनाएंगे। एक तरीके के वीडियोज में शॉर्ट आंसर्स प्रॉब्लम्स होंगी, दूसरे में थोड़ी सी लॉन्ग प्रॉब्लम्स होंगी। यानी एक में कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स होंगी और दूसरे में न्यूमेरिकल टाइप्स के प्रॉब्लम्स होंगे। कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स आर यूजफुल फॉर ऑल, वाइल जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगी वो स्पेशली यूजफुल फॉर गेट या इस तरीके के अच्छे एग्जाम्स के लिए यूजफुल होंगी। तो हमने प्रेशर मेजरमेंट को पढ़ लिया और फ्लूइड प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया। आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा बॉयंसी और फ्लोटेशन। बॉयंसी और फ्लोटेशन। बॉयंसी और फ्लोटेशन, इसको आज हम समझेंगे कि व्हाट इज बॉयंसी या फ्लोटेशन। इसके अलावा एक टॉपिक और है, प्रेशर ऑन सबमर्ज्ड बॉडीज। तो पहले हम ये बॉयंसी या फ्लोटेशन पढ़ लें, देन वी विल स्टडी द प्रेशर ऑन सबमर्ज्ड बॉडीज। तो देखिए, बने रहिए, बहुत स्लोली धीरे धीरे चलेंगे हम समझ करके, क्योंकि फंडामेंटल्स जो बेसिक्स हैं वो पूरी तरह से क्लियर रहने चाहिए। अगर वो क्लियर रहेंगे, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा उन्हें क्लियरली पढ़ने में, बट आगे के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो हम काफी स्लो चलेंगे और जैसे हमने कहा कि हमारा जो पढ़ाने का या इसमें वीडियोज में जो कोर्स कवर करने का अंदाज रहेगा वो इस तरीके का रहेगा कि इट इज यूजफुल फॉर एवरी स्टूडेंट, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट लेवल का हो या फिर वो डिप्लोमा लेवल का हो, या कोई ऐसा कैंडिडेट हो जिसने कि एक बार इस सब्जेक्ट को पढ़ लिया है या जिसने एक भी दिन नहीं पढ़ा है। यानी जो वेरी फर्स्ट डे फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहा है या वेरी फर्स्ट डे इस टॉपिक को पढ़ेगा, उसके एतबार से हम पढ़ाते हैं। तो जिन लोगों को थोड़ा सा पढ़ चुके हैं तो वो लोग इस चक्कर में ना रहें कि इतना स्लो चल रहे हैं। तो हमारा टारगेट हर स्टूडेंट्स को कवर करना होता है और हर छोटे से लेकर के बड़ी प्रॉब्लम को हम कवर करेंगे। तो देखिए, फ्लोटेशन की जब बात करेंगे तो फॉर एग्जांपल हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये कोई हमारा फ्लूइड वेसल है, ये हमारा कोई कंटेनर है जिसमें कोई फ्लूइड भरा हुआ है। फॉर एग्जांपल इन दिस फ्लूइड, इन दिस वेसल देयर इज अ कोई फ्लूइड इसमें फिल्ड अप है, इसमें कोई फ्लूइड है। अब देखिए होता क्या है कि फॉर एग्जांपल ये आपकी कोई बॉडी है, दिस इज योर बॉडी। कोई भी बॉडी हो सकती है, हम यूनिफॉर्म शेप एंड साइज की ले रहे हैं जिससे कि हमें थोड़ा समझने में आसानी रहे। फॉर एग्जांपल इस बॉडी की जो लेंथ है वो l है, तो जाहिर सी बात है, और अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बॉडी का a है तो बॉडी का वॉल्यूम कितना हो गया, एरिया इनटू लेंथ। आप लोग जानते हैं। इफ आई अज्यूम दैट फॉर y, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि डेंसिटी ऑफ दिस बॉडी, दैट इज डेंसिटी ऑफ बॉडी रो भी जो है वो लेस है एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ दिस फ्लूइड। जो ये फ्लूइड है इसकी डेंसिटी से इस बॉडी की डेंसिटी कम है। तो ये चीज हम बचपन से ही पढ़ चुके हैं कि जब डेंसिटी कम होती है बॉडी की, यानी बॉडी लाइटर इन वेट होती है, तो वो फ्लूइड में फ्लोट करती है, वो फ्लूइड में तैरने लगती है। जब हम इस बॉडी को फॉर एग्जांपल इस फ्लूइड में पुट किए तो फॉर एग्जांपल ये बॉडी कुछ इस सिचुएशन में आकर के फ्लोट करना शुरू कर दी। इन दिस सिचुएशन दिस बॉडी स्टार्ट फ्लोटिंग इन दिस सिचुएशन। बॉडी ने इस सिचुएशन में आकर के यहां पर इसमें फ्लोट करना शुरू कर दिया। इस सिचुएशन में आकर के बॉडी फ्लोट करना शुरू कर दिया। तो आप लोगों को देखिए क्लियरली विजिबल हो रहा है कि बॉडी ने इस फ्लूइड को हटा दिया। इस फ्लूइड को बॉडी ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। दिस फ्लूइड इज डिस्प्लेस्ड बाय दिस बॉडी। ये फ्लूइड बॉडी ने डिस्प्लेस कर दिया, इतने फ्लूइड को बॉडी ने डिस्प्लेस कर दिया। तो यहां से हम इजीली देखिए कह सकते हैं कि फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पोर्शन ऑफ द बॉडी। कितना बॉडी ने फ्लूइड डिस्प्लेस किया, जितना के बॉडी के उस
पोर्शन का वॉल्यूम है जो पानी के अंदर नहीं है। तो क्लियर हो गया, यानी फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पोर्शन ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी पूरी डूब गई होती, अगर बॉडी फॉर एग्जांपल अज्यूम कर लेते हैं कि कोई बॉडी ऐसी नहीं होती कि वो यहां आकर के फुल्ली इसके अंदर सबमर्ज हो गई होती इस तरीके से, तो जाहिर सी बात है इन दैट केस कितना वॉल्यूम हटता, वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड कितना हो जाता, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी। बट हमारे केस में हमने क्या लिया हुआ है कि बॉडी थोड़ी सी आग बाहर निकली हुई है, पार्शियली आउटसाइड है, तो जाहिर सी बात है हम इसको कह सकते हैं कि जो सबमर्ज पोर्शन है बॉडी का उसकी हाइट हम फॉर एग्जांपल कह रहे हैं h। कितनी है, डूबी हुई पोर्शन की हाइट है h। टोटल जो हाइट थी बॉडी की वो थी आपकी l। अगर बॉडी सिमेट्रिक है, यूनिफॉर्म साइज की है, तो आपको मालूम है बॉडी का जी कहां होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के बीचों बीच में। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी का अगर नीचे से मेजर करें तो नीचे से सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी का हो गया L/2 डिस्टेंस पर। ठीक है सर, बहुत स्लोली चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, समझते रहिए, हर किसी को समझ में आना चाहिए। तो देखिए जब बॉडी इस तरीके से डूबी तो बॉडी का जी तो आपका वहीं रहा जहां पहले से था, यानी बॉडी के हाफ है, नीचे से बॉडी के हाफ पोजीशन पर। कहां रहा जी, नीचे से L/2। बॉडी अब आपकी फ्लोट कर रही है। बॉडी का ये आपको समझ में आया कि वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, यहां लिख सकते हैं, हम लिखना शुरू कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड पोर्शन ऑफ बॉडी। वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड पोर्शन of the body, immersed portion of body। और डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वॉल्यूम कितना आ गया इस तरीके से, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वॉल्यूम आ गया एरिया इनटू h इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू h। ये डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वॉल्यूम आ गया। अब सिंपल सी बात देखिए, जब ये बॉडी यहां पर फ्लोट कर रही है, आप भी जानते हैं कि अगर मैंने इस चॉक को या इस डस्टर को अपने हाथ पर ऊपर यहां पर उठा रखा है, बैलेंस में है, तो इसका मतलब वेट ऑफ डस्टर जितना लग रहा होगा उतना ही फोर्स मेरा हैंड इस डस्टर पर ऊपर की तरफ लगा रखा है, तभी ये स्टेशनरी है। जब मेरा हाथ का लगाया हुआ फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो डस्टर ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, जब मेरे हाथ के द्वारा लगाया गया फोर्स कम हो जाएगा डस्टर नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। यानी जब कोई सिचुएशन बैलेंसिंग की होगी तो फोर्स जो होते हैं क्या होते हैं, केस ऑफ बैलेंसिंग इक्वल एंड अपोजिट। ये कंसेप्ट हमने बिल्कुल क्लियरली पढ़ा था प्रेशर मेजरमेंट। प्रेशर मेजरमेंट क्या करते थे हम कि एक फ्लूइड कॉलम के जो प्रेशर था उसको किसी दूसरे फ्लूइड कॉलम से या किसी डेड वेट से बैलेंस कर दे रहे थे। यहां पर क्या कह रहे हैं, इसका मतलब जब बॉडी इस फ्लोटेशन में है तो क्या कर रहा होगा, जो इसका जो नीचे से फोर्स इस बॉडी पर लग रहा होगा वो कितना होगा, इसका मतलब इक्वल टू द वेट ऑफ बॉडी। वो कितना होगा, इक्वल टू द वेट ऑफ बॉडी। अब देखिए ये जो फ्लोटिंग फोर्स है, ये जो पॉइंट, इस फोर्स को ही जो अपवर्ड डायरेक्शन में बॉडी पर जो फोर्स लगता है, दिस फोर्स इज नोन एज बॉयंट फोर्स और अपथ्रस्ट और फोर्स ऑफ बॉयंसी। इसी को हम इन तीनों नामों से जानते हैं, अपथ्रस्ट, फोर्स ऑफ बॉयंसी और बॉयंट फोर्स। तो ये जो बॉयंट फोर्स है ये बॉडी पर लग रहा होगा, बॉयंट फोर्स। अब यहां से ये तो क्लियर मालूम पड़ गया कि जब बॉडी फ्लोटेशन में है तो ये बॉयंट फोर्स जो है वो किसके बराबर होगा, बॉडी के वेट के बराबर। क्लियर, यानी जो बॉयंट फोर्स है, बॉयंट फोर्स, जो बॉयंट फोर्स है, बॉयंट फोर्स Fb should be equal to weight of body, weight of body। बॉयंट फोर्स किसके बराबर होगा, हमारे बॉडी के वेट के बराबर। तो यहां से देखिए दो तरीका है इस बॉयंट फोर्स को निकालने का।
बॉइंट फोर्स को निकालना है तो हम ये भी कह सकते हैं बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी, यानी बॉडी का वेट बता दें। तो बॉडी का वेट कैसे निकाल सकते हैं? बॉडी का वेट यहां कैलकुलेट कर सकते हैं। बॉडी का वेट कैसे बता सकते हैं हम? वेट ऑफ बॉडी हमारा जानते हैं, पहले निकालें मास ऑफ दी बॉडी, मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी। सही है। तो अब वेट ऑफ बॉडी की बात जब हम करेंगे, वेट ऑफ बॉडी इक्वल टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करते हैं उसको m इनटू जी, यानी क्या हो गया? रो बी जी ए एल। दिस इज द वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी। और ये किसके बराबर होगा? इक्वल टू बॉइंट फोर्स, इक्वल टू बॉइंट फोर्स रो बी जी ए एल। ये बॉइंट फोर्स के बराबर होगा। ये चीज क्लियर होगी। अब देखिए ये बॉइंट फोर्स लगा कौन रहा है? बॉइंट फोर्स लग कहां से रहा है? दिस बॉइंट फोर्स इज अप्लाइड बाय एज अ रिएक्शन बाय दिस फ्लूइड। ये फ्लूइड की रिएक्शन है। अब फ्लूइड की रिएक्शन है तो किस फ्लूइड ने लगाया होगा? जिसको हटाया गया। अरे आप देखिए साहब, भीड़ में आप जा रहे हैं, आपके आगे बहुत सारे लोग हैं, कहीं पर आप उसको क्रॉस करके जाना चाहते हैं, तो क्या होगा? आप दो लोगों को इस तरीके से करेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो आप कितना फोर्स लगाएंगे? उन दोनों लोगों के रिएक्शन के बराबर। यानी तमाम भीड़ होने नहीं आपको रोक रही होगी उस वक्त कि कौन रोक रहे हो? जिन दो लोगों को आप हटा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स जो आप लगा रहे हैं उन लोगों को कितना लगा रहे हैं? जितना रिएक्शन है उन दोनों लोगों का, या ये कहें कि उन दोनों लोगों का रिएक्शन कितना है जितना आपका एक्शन। तो इसका मतलब जो बॉयंट फोर्स है वो किसके बराबर होगा? जो फ्लूइड डिस्प्लेस किया है उसके वेट के बराबर। दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि बॉयंट फोर्स is equal to weight of displaced fluid, weight of displaced fluid. Buoyant force is equal to weight of displaced fluid. और weight of displaced fluid कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड क्या हो जाएगा आपका? एरिया इनटू एच। इसमें रो से मल्टीप्लाई कर देंगे मास, यानी वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड आपका आ गया रो फ्लूइड इनटू जी इनटू ए इनटू एच। दिस इज द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। और यही बात किसने कही थी कि बॉडी पर जो डिस्प्लेस्ड बॉयंट फोर्स है वो किसके बराबर होगा? डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट के बराबर। और ये कहलाता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, दिस इज नोन एज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो इस तरीके से क्या हुआ, जब हम देखिए आप किस कंक्लूजन पर पहुंच गए, इन दोनों जगह से हम किस कंक्लूजन पर पहुंचे कि बॉडी पर लगने वाला अपथ्रस्ट फोर्स अगर बॉडी फ्लोटेशन में है तो उसके एक वेट के बराबर होगा, और इस अपथ्रस्ट फोर्स की जो अमाउंट होगी वो होगी इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। दैट इज अपथ्रस्ट और बॉयंट फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। तो हम बॉडी डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वेट ही कैलकुलेट कर लेंगे और वो होगा अपथ्रस्ट। या हमको अगर अपथ्रस्ट कैलकुलेट करना है या डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वेट कैलकुलेट करना है तो हम बॉडी का वेट कैलकुलेट करके बता दें। तो यहां से अब हम बॉयंसी की जो फिनोमेना है उसको के बारे में लिखना शुरू कर देते हैं कि when a body immersed in a fluid, when a body immersed in a fluid partially or completely partially or completely, then
An upthrust is acted on the body which is equal to the weight of displaced fluid. And this phenomena, ये जो phenomena है, this phenomena, ये जो phenomena है जो अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ लग रहा है, ध्यान दीजिए, फोर्स ऑफ buoyancy में एंड buoyancy में फर्क है. This phenomena, कौन सी phenomena? जो अपथ्रस्ट लगने वाली phenomena है. This phenomena is known as buoyancy. ये जो फिनोमेना है, फिनोमेना को buoyancy कहते हैं. जो एक्शन हो रहा है, एक्शन का नाम क्या है? buoyancy. And this upthrust force is known as force of buoyancy. This upthrust force is known as force of buoyancy or buoyant force. And this principle, कौन सा प्रिंसिपल? कि buoyant force जो है इक्वल होगा डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट. This principle is known as Archimedes principle. इनको आर्किमिडीज प्रिंसिपल. आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है? कि upthrust on the body is equal to the fluid displaced by the weight of the fluid displaced by the body is known as Archimedes principle. तो यहां से आप लोगों को देखिए क्लियर ये पता चल गया. इसका मतलब कि upthrust on the body, अपथ्रस्ट जो होगा बॉडी पर इज इक्वल टू होगा वेट ऑफ फ्लूइड इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड विच इज इक्वल टू रो एफ ए एच जी. और ये किसके बराबर होगा? इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी, दैट इज रो बी AL G. यहां से देखिए एरिया से जी, एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो गया. ये आपके पास एक रिलेशन आ गया रो F इंटू H इक्वल टू रो B इंटू L. और यहां से देखिए क्या एक रिलेशन मिल गया आपको. आपके पास रिलेशन आ गया निकल करके कि रो B अपॉन रो F इक्वल टू H अपॉन L. और देखिए ये क्या चीज है? H अपॉन L. H is the portion of body in fluid. H is the portion of body in fluid and L is the total length of the body. Total length of the body. या आप भी ऐसे कह सकते हैं इस फॉर्मूले को रो बी डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इक्वल टू एरिया से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों तरफ. क्या हो गया?
या वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। AH is the volume of body in fluid, AH volume of body in fluid और volume of displaced fluid upon volume of body। यानी ये क्या है, इसको क्या कह सकते हैं, परसेंटेज पोर्शन ऑफ द बॉडी इन फ्लूइड। क्या है ये, परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ बॉडी इन फ्लूइड, परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ बॉडी इन फ्लूइड। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, सादा सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट परसेंटेज ऑफ बॉडी इज इन दी फ्लूइड। कभी कभी एक सादा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बॉडी का कितना परसेंटेज फ्लूइड में होगा, कितना परसेंटेज वॉल्यूम फ्लूइड में होगा। फॉर एग्जांपल के तौर पर एक छोटा सा क्वेश्चन चाहे तो आप यहां लिख भी सकते हैं कि इफ क्वेश्चन इस तरीके से, बहुत सादा जो से क्वेश्चन कई बार आते हैं गेट ईएस वगैरह में, इफ डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी या ऐसे लिखिए इफ बॉडी ऑफ डेंसिटी, इफ बॉडी ऑफ डेंसिटी 0.8 that is specific density is floating in water, floating in water, then find percentage volume of body इन वाटर। यानी कितना परसेंटेज वॉल्यूम बॉडी का पानी में होगा। ऐसे क्वेश्चन आप इस फॉर्मूले से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। क्या होगा, परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ बॉडी इन फ्लूइड, V फ्लूइड अपॉन VB। क्या होगा फॉर्मूला, V फ्लूइड अपॉन VB इक्वल टू क्या रिलेशन है, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। डेंसिटी ऑफ बॉडी कितनी है, 0.8, स्पेसिफिक वाटर की 1 दैट इज 0.8। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना परसेंटेज हो गया, 80% बॉडी का पोर्शन फ्लूइड में होगा। बॉडी जो होगी 80% फ्लूइड में सबमर्ज्ड होगी। बॉडी का 80% पोर्शन फ्लूइड के अंदर होगा। ये आपका सादा सिंपल क्वेश्चन सॉल्व। आगे बढ़ते हैं। क्लियर की में अगर यहां पर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। ठीक है सर, चलिए देखिए अगला इसी पर बेस अब कंसेप्ट बनता है हमारा वेट ऑफ बॉडी इन फ्लूइड। अगला क्या है, वेट ऑफ बॉडी इन फ्लूइड। अगला यहां पर कंसेप्ट शुरू होता है वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी इन फ्लूइड। देखिए साहब सिंपली क्या है इसका मतलब, इस कंसेप्ट का, इस क्वेश्चन का मतलब लिखने का देखिए इसका मतलब पीछे ये है, इसको समझिए कि फॉर एग्जांपल देखिए ये बॉडी है, ये पानी में पूरी तरीके से फ्लोट कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी पर लगाया गया जो फोर्स है वो बॉडी के वेट के बराबर है। क्लियर, यहां तक तो क्लियर चीज। अब देखिए जब बॉडी पर लगाया गया वेट इसके वेट के बराबर है तब तो फोर्स जो है वेट के बराबर है, तो बॉडी फ्लोट कर रही है। इसका मतलब कि बॉडी फ्री लिया फ्लोट कर रही होगी। बॉडी में अगर स्प्रिंग बैलेंस से वेट मीजर करें तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या आएगी, 0, क्योंकि पूरा का पूरा आप खुद देखिए कि अगर आप किसी सब्जी को वेट करना चाहें 1 किलो के वाट से, और आप क्या करें, ये सब्जी है, सब्जी वाले पकड़े के नीचे हाथ लगा दीजिए अपना, तो 1 किलो का वाट रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद उठ जाएगा, खुद उठना शुरू कर देगा। सेम कंसेप्ट यहां पर है कि जब वह बॉडी पानी में फ्लोट कर रही थी, अब इसको अगर स्प्रिंग बैलेंस में मेजर करना चाहो तो इसका वेट
स्प्रिंग बैलेंस में जाएगा ही नहीं, किसने उठा दिया, पानी ने उठा रखा है इसे पूरा का पूरा। स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या आएगी इस केस में, 0। इन दैट केस रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस विल बी 0 व्हेन बॉडी इज फ्लोटिंग। लेकिन दूसरी सिचुएशन में अलग बनाता हूं यहां पर। फॉर एग्जाम्पल कोई एक बॉडी थी जो इस पानी में पूरी तरीके से, जैसे यही बॉडी है, इस बॉडी को हम एक्सटेंड करते हैं, ये पानी के अंदर, इसके अंदर पूरी तरीके से डूब गई और सिस्टम की इस बेस के बॉटम पर जाकर के टिक गई। ये बॉडी है, इसमें इतना डूब गई कि इसके बेस पर जाकर के ये टिक गई। मतलब क्या हुआ कि ये सिचुएशन कब अराइज होगी, जब टिक जाएगी, व्हेन दिस सिचुएशन विल अराइज when density of body will be greater than density of fluid। यानी क्या होगा, बॉडी पूरी तरीके से पानी में डूब जाएगी, सबमर्ज कर जाएगी। जब पूरी तरीके से सबमर्ज हो जाएगी पानी के अंदर तो क्या होगा साहब, अब देखिए इस पर जो अपथ्रस्ट है वो तो अब भी लग रहा होगा, फ्लूइड तो अपना फोर्स लगा रहा होगा, लेकिन अब क्या हुआ कि जो फ्लूइड ने जो फोर्स लगाया है, फ्लूइड का जो फोर्स लग रहा है वो बॉडी के वेट से कम पड़ गया। बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि इस बॉडी को कोई छोटा बच्चा उठाना चाह रहा है, ये 10 किलो की वेट बॉडी है और बच्चे की ताकत है 5 किलो उठाने की, वो 5 किलो अपना फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन बॉडी उससे नहीं उठ पा रही है। अब अगर बच्चे को बॉडी उठाने के लिए उठा रहा है, 5 किलो उसने फोर्स लगा दिया, बॉडी नहीं उठी, तो अब अगर कोई दूसरा बंदा, तुम लोग उसकी हेल्प करने जाओगे तो तुम्हें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ऑब्वियस बात है 5 किलो बच्चे ने उठा लिया, अब आपको 5 किलो फोर्स यानी 5 किलो वेट के बराबर फोर्स आपको लगाना है, ये बॉडी उठ जाएगी। सिमिलर सिचुएशन यहां अराइज होती है कि जब ये बॉडी पूरी तरीके से डूबी हुई है तो इस बॉडी पर फॉर एग्जांपल कितना फोर्स लग रहा है, 5 किलो, रेस्ट 5 किलो, और अगर हम इसमें स्प्रिंग बैलेंस ऊपर लगा दें तो स्प्रिंग बैलेंस अगर ऊपर यहां पर लगा दें फॉर एग्जांपल, तो उस पर कितना फोर्स आ रहा होगा, 5 किलो। इसका मतलब क्या हुआ, उस पर आ रहा होगा डिफरेंस बिटवीन दी वेट ऑफ बॉडी एंड अपथ्रस्ट। कितना फोर्स आ रहा होगा, कितना रीडिंग आ रही होगी स्प्रिंग की, स्प्रिंग की रीडिंग आ रही होगी डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ बॉडी एंड अपथ्रस्ट। ध्यान रखें, यानी जब बॉडी को पूरी तरीके से डूब जाती है फिर उसको अगर स्प्रिंग बैलेंस लगा कर ऊपर वेट मेजर करें फ्लूइड के अंदर, तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कितनी आती है, डिफरेंस बिटवीन दी वेट ऑफ बॉडी एंड अपथ्रस्ट। तो यहां पर स्प्रिंग बैलेंस की वेट ऑफ बॉडी इन फ्लूइड, तो यहां पर अगर हम वेट ऑफ बॉडी या फ्लूइड कहें या वेट स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कहें तो क्या कह सकते हैं, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, या फिर ये कहते हैं रीडिंग, यानी स्प्रिंग बैलेंस क्या करें, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस या बैलेंस, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग सिंपली हम बैलेंस कहें, रीडिंग ऑफ बैलेंस कहें, या ये कहें, ये भी कह सकते हैं, और वेट ऑफ बॉडी इन फ्लूइड, बॉडी इन फ्लूइड। वेट ऑफ बॉडी इन फ्लूइड कितना हो जाएगा, अभी आपको बताया, वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी, हम नॉर्मली बॉडी का वेट कितना नापते हैं, एयर, तो कभी कभी तो वेट ऑफ बॉडी इन एयर, वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस, कितना माइनस कर देंगे, जितना अपथ्रस्ट बॉडी पर लग रहा है, माइनस अपथ्रस्ट ऑन दी बॉडी, माइनस अपथ्रस्ट ऑन दी बॉडी, माइनस अपथ्रस्ट ऑन द बॉडी। अब देखिए वेट ऑफ बॉडी आप लोग निकालना जान रहे थे, वेट ऑफ बॉडी कैसे निकाला था आपने, पूरा वॉल्यूम, वेट ऑफ बॉडी कितना है, बॉडी का वॉल्यूम A into L, रो ऑफ द बॉडी into G, दिस इज द वेट ऑफ द बॉडी। अब अपथ्रस्ट कितना होगा, अपथ्रस्ट कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड का वॉल्यूम कितना होगा, यहां से देखिए साहब, फ्लूइड वॉल्यूम कितना होगा, फ्लूइड वॉल्यूम ऑफ पूरी बॉडी के वॉल्यूम के बराबर होगा, तो लिख दीजिए इक्वल टू फ्लूइड वॉल्यूम कितना होगा, A into L, डेंसिटी ऑफ
फ्लूइड इनटू ग्रेविटी। ये आ गई आपकी रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। अब देखिए इसको मैं थोड़ी सी इसमें बस चालाकी करता हूं। देखिए ये क्या होगा, वेट ऑफ बॉडी, इसको लिख देता हूं वेट ऑफ बॉडी माइनस, इसको लिखिए ए एल था यहां पर, ठीक है सर, जी यहां था ही, यहां पर मैं रो बी से मल्टीप्लाई करता हूं और रो एफ यहां पर था ही अपॉन रो बी से ही डिवाइड कर देता हूं। इस इक्वेशन को रो बी से मल्टीप्लाई किया, रो बी से डिवाइड किया, ये इक्वेशन किसमें कन्वर्ट हो गया, वेट ऑफ बॉडी माइनस ये क्या हो गया, वेट ऑफ बॉडी इनटू रो फ्लूइड अपॉन रो बॉडी। कॉमन ले लेते हैं हम, डब्ल्यू वेट ऑफ द बॉडी क्या आ गया, 1 माइनस रो फ्लूइड अपॉन रो बॉडी। ये आ गई आपकी रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस या वेट ऑफ बॉडी इन फ्लूइड। वेट ऑफ बॉडी इन फ्लूइड क्या हो गया फॉर्मूला, वेट ऑफ बॉडी इन फ्लूइड का फॉर्मूला हो गया वेट ऑफ बॉडी इन एयर इनटू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड माइनस डेंसिटी ऑफ बॉडी। इस तरीके से इस पर बेस्ड छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी पर बेस्ड भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं, उन्हें देखेंगे। बहुत छोटे छोटे, बहुत इजी है, अगर ठीक से कंसेप्चुअल बेसिस में आप सही से फंडामेंटल्स को क्लियर करते हुए पढ़ रहे हैं तो इट्स वेरी इजी टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स एज वेल एज कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक। ठीक है सर, तो यहां तक हमने वेट की बात कर ली। अब देखिए अगली बात है कि व्हेनेवर अ थ्रस्ट एक्ट ऑन दी बॉडी, तो जाहिर सी बात है ये फोर्स है, ये भी एक पॉइंट पर एक्ट कर रहा होगा, इसका भी एक लाइन ऑफ एक्शन एंड पॉइंट ऑफ एक्शन होगा। जैसे आप लोग जानते हैं कि एवरी बॉडी हैव अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आप जानते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, द पॉइंट थ्रू व्हिच ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द बॉडी पासेस या एट व्हिच ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ बॉडी एक्ट इज नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सीजी, जहां पर बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है उसे हम बॉडी का सीजी कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। सिमिलरली इन आवर केस जहां बॉडी पर अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है, उस अपथ्रस्ट फोर्स को क्या करें हम, फोर्स ऑफ बॉयंसी। उस अपथ्रस्ट फोर्स को क्या करें हम, फोर्स ऑफ बॉयंसी या बॉयंट फोर्स। तो देखिए सिंपल सी डेफिनेशन हमारे सेंटर ऑफ बॉयंसी की बन करके तैयार, कोई खास डेफिनेशन नहीं है। सेंटर ऑफ बॉयंसी, सेंटर ऑफ बॉयंसी हेडिंग लीजिए फटाफट, सेंटर ऑफ बॉयंसी, सेंटर ऑफ बॉयंसी, सेंटर ऑफ बॉयंसी, सेंटर ऑफ बॉयंसी लिख लीजिए, द पॉइंट एट विच रिजल्टेंट अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट, the point at which resultant upthrust due to fluid acted on the body is known as center of buoyancy CB। उस पॉइंट को सेंटर ऑफ बुओयंसी कहते हैं। अब देखिए मेरा तो यही डायग्राम काम आ जाएगा, आप लोग दूसरा डायग्राम बना सकते हैं। मैं इधर चीजों को बिठा देता हूँ, इसलिए मैंने इस डायग्राम को तक नहीं बनाया था। मेरा तो यही डायग्राम काम कर जाएगा, इनको हम मिटा देता हूँ। आप डायग्राम यही वाला फिर से बनाएं।
आप लोग ये वाला डायग्राम फिर से बनाइए, मैं इसी में अपना काम चला। ठीक है, देखिए साहब, मैंने पहले ही डिस्कस किया था इसलिए देखिए इसका ग्रेविटी कहां होगा बॉडी का, बीचों बीच, तो यहां पे इसका बॉडी का होगा ग्रेविटी, यहां पर क्या होगा बॉडी का, Cg, हम सिंपली G कह रहे हैं, G, Cg। देखिए जो सेंटर ऑफ बॉयंसी है वो किस वजह से आ रहा होगा, यानी सेंटर ऑफ जो बॉइंट फोर्स है वो किसकी वजह से आया है, बॉइंट फोर्स भी तो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट की वजह से आया है। Cg क्या होता है, बॉडी के वेट की पॉइंट ऑफ एक्शन। अब Cv क्या है, फ्लूइड के अपथ्रस्ट की वजह से जो पॉइंट ऑफ एक्शन बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साहब जो Cv होगा वो ऐसा ही होगा जैसा कि Cg है बॉडी का, लेकिन वो किसका Cg होगा, वो होगा डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का Cg, क्योंकि वो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड की वजह से आया है। बॉइंट फोर्स किसकी वजह से आया है, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड की वजह से। तो इसका मतलब Cv बिल्कुल ऐसे होगा जैसे बॉडी का Cg, लेकिन Cv Cg की तरह से किस केस में होगा, जैसे कि ये Cg है डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का, तो यहां पर कह भी सकते हैं हम कि Cv इज इक्विवेलेंट टू Cg और सेंट्रॉइड, Cg और सेंट्रॉइड of displaced fluid, displaced fluid, it is the Cg भी कह सकते हैं, centroid of the displaced fluid। अब देखिए displaced fluid बिल्कुल इसी शेप का हटा होगा जिस शेप की बॉडी है, तो जो displaced fluid का centroid है तो ये भी तो कह सकते हैं कि इस वाले भाग का centroid, बॉडी के डूबे हुए भाग का सेंट्रॉइड। तो और क्या कह सकते हैं, और Cv is the centroid of emerged portion of the body, Cv is the centroid of emerged portion of the body। क्लियर, क्योंकि ये भी तो फ्लूइड हटा है इस बॉडी की इमर्ज पोर्शन की वजह से। तो देखिए अब जब इमर्ज पोर्शन बॉडी का जो है Cv है वो Cg है, तो Cv इस बॉडी का Cv कहां होगा, इस हाफ बॉडी का, इसके आधे, यानी यहां से अगर नीचे से मीजर करें तो कहां पर होगा, इसका आधा h/2, कहीं इस बॉडी के हाफ में होगा Cv, तो Cv कहीं फॉर एग्जांपल यहां पर हुआ B। तो इस तरीके से आप लोग देखिए क्लियरली इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए कि देखिए यहां से हम Cv और Cg के बीच की डिस्टेंस बता सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन Cv एंड Cg, यानी अगर हम कहें Cg एंड Cg एंड Bg, डिस्टेंस बिटवीन Cg एंड Cg दैट इज Bg, तो Bg इक्वल टू क्या हो गया, दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस, दैट इज L/2 माइनस h/2, डिस्टेंस बिटवीन Cg एंड Cv, यानी Bg के बीच का गैप आप निकाल लेंगे। You may easily calculate the gap between center of gravity and center of buoyancy। और center of buoyancy क्या होता है, it is the centroid of the displaced fluid, or it is the centroid of the emerged portion of the body, or it is the center of gravity of the displaced fluid। और ये कौन सा पॉइंट होता है, जहां से buoyant फोर्स एक्ट करता है, जहां से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ buoyant फोर्स पास होती है, उसे buoyancy कहते हैं, सेंटर ऑफ buoyancy कहते हैं। ओके, इसके बाद में अब हम यहां पर जो फ्लोटिंग बॉडी है हमारी, उसकी इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशंस ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। बस इतना ही इस लेक्चर पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम का, इक्विलिब्रियम ऑफ हमारी जो बॉडी है इस केस में, उसकी इक्विलिब्रियम की हम बात करेंगे।
हेडिंग लिखिए इक्विलिब्रियम ऑफ सबमर्ज्ड बॉडीज, इक्विलिब्रियम ऑफ सबमर्ज्ड बॉडीज। इक्विलिब्रियम ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी। ध्यान दीजिए सबमर्ज्ड बॉडीज का मतलब है जो पानी के अंदर पूरी तरीके से चली गई। सबमर्ज्ड बॉडीज का मतलब मुराद होती है जो पानी के अंदर पूरी तरीके से चली गई। फ्लोटेड बॉडी का मतलब है जो पानी के बाहर है। तो यहां पर हम इक्विलिब्रियम किसकी बात कर रहे हैं? इक्विलिब्रियम ऑफ सबमर्ज्ड बॉडीज। सबमर्ज्ड बॉडी वो पानी के अंदर पूरी तरीके से चली गई, पूरी तरीके से पानी के अंदर, यानी फाइव जो फ्लूइड का लेवल है वो कहीं यहां पर इस तरीके से पानी के अंदर फ्लोट कर रही है। और इस तरह की कंडीशन आती है कि हम अपने आप करते हैं, जैसे एक तैराक होता है, गोताखोर पानी के अंदर कभी बाहर भी तैरता है कभी पानी के अंदर। जब पानी के अंदर जबरदस्ती फ्लोट कर रहा है तो उसे कहेंगे सबमर्ज्ड कंडीशन, बाहर तो फ्लोट कर रहा है। जैसे हमारा पानी का शिप है वो पानी की लेयर पर चलता है आधा बाहर, वो कहेगा फ्लोटिंग कंडीशन। हमारी बोट है फ्लोटिंग कंडीशन में है। लेकिन हमारी जो टॉर्पीडो है, पनडुब्बी है जिन्हें कहते हैं हम, न्यूक्लियर पनडुब्बी, न्यूक्लियर टॉर्पीडो, ये पानी के अंदर चलती हैं। ये किस कंडीशन में होंगी? सबमर्ज्ड सिचुएशन। तो इन दैट पर्टिकुलर केस, सबमर्ज्ड केस में फ्लोटिंग सिचुएशन क्या होगी? फ्लोटेशन। तो फ्लोटिंग देखिए जो इक्विलिब्रियम है, फ्लोट जो आपके जो सबमर्ज्ड बॉडी के जो इक्विलिब्रियम होते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन। There are three types of equilibrium condition. Number first, stable equilibrium. Stable equilibrium. Number first, stable equilibrium. Number second, unstable equilibrium. Unstable equilibrium. Number third, neutral equilibrium. Number third, neutral equilibrium. तीन तरीके के इक्विलिब्रियम कंडीशन हो सकती हैं: स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। देखिए इनसे मुराद क्या है? स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल से। इनका मतलब ये है, देखिए फॉर एग्जांपल एक बॉडी को, ये बॉडी थी, ये फ्लोट कर रही थी पानी में। आप खुद बताएंगे सोच करके किस कंडीशन के इक्विलिब्रियम में होगी। अब हम दो चीज जानते हैं, इस बॉडी जब ये पानी के अंदर है तो इस पर दो पॉइंट ऑफ एक्शन हो सकते हैं एक वक्त। कौन कौन से दो पॉइंट ऑफ एक्शन? एक तो ग्रेविटी का होगा, ग्रेविटी का होगा, जो ग्रेविटी का होगा, ग्रेविटी से लाइन ऑफ एक्शन में होगी, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन। ग्रेविटी विल ऑलवेज एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। दूसरा होगा आपका सेंटर ऑफ बॉयंसी। अभी हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए सेंटर ऑफ बॉयंसी यहां पर। सेंटर ऑफ बॉयंसी की लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी? ऑलवेज अपवर्ड डायरेक्शन। सेंटर ऑफ बॉयंसी ऑलवेज अपवर्ड डायरेक्शन। सेंटर ऑफ बॉयंसी में वाइड फोर्स लग रहा होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। अब ये एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में अपना ये फ्लोट कर रहा है within the surface of gravity। तो देखिए दोनों की अपनी लाइन ऑफ एक्शन सेम है, एक दूसरा इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी अपना आराम से फ्लोट कर रही है। आपने क्या किया? इस बॉडी को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया। पानी में कोई लहर आई, कोई टाइड वगैरह आया, कोई किसी ने कंकड़ पत्थर कुछ मारा, जैसे आपका मग फ्लोट कर रहा है फॉर एग्जांपल पानी में, आपने उसमें जाके हाथ मार दिया बकेट में, वो भी हिलने डुलने लगेगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे ही आपने थोड़ा सा इसको हिला डुला दिया तो हो सकता है बॉडी कुछ इस सिचुएशन में आ गई। क्यों साहब? आपने हिला दिया बॉडी को, यानी बॉडी को आपने कुछ इस तरीके का मूवमेंट दे दिया इन दिस डायरेक्शन, हल्का सा बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर गई। तो क्या होगा? देखिए बॉडी का एक्सिस तो ये है, पहले जो लाइन ऑफ एक्शन थी वो एक्सिस से पास हो रही थी, अब यहां पर जी था बॉडी का सेंटर ऑफ बॉयंसी नहीं, यहां पर हट जाएंगे अपनी पोजीशन से। तो ग्रेविटी तो हम जानते हैं ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा,
ग्रेविटेशनल फोर्स विल ऑलवेज एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन और buoyant force will always act in अपवर्ड डायरेक्शन। क्या हुआ, दोनों के बीच में एक, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करना चाहें तो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ हो गई थी। यहां दोनों के बीच में कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं थी, दोनों एक दूसरे को इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल आउट कर रहे थे, बॉडी आराम से चल रही थी। लेकिन जैसे ही बॉडी को हमने थोड़ा सा लेफ्ट साइड में टिल्ट किया, क्या हुआ, ग्रेविटी की डायरेक्शन ये, buoyant फोर्स की डायरेक्शन ये, और बॉडी को ये दोनों मिलकर के कुछ इस तरीके से घुमा रहे हैं। क्यों, ये इस तरफ खींच रहा है, ये इस तरफ खींच रहा होगा, क्या बन गया, ये दोनों पर कपल, एक कपल क्रिएट हो गया, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। आप जानते हैं कपल किसे कहते हैं, when two equal and opposite forces are acting at certain distance then they form a couple, और उससे बॉडी घूमने लगती है और वो क्या क्रिएट करता है, फिर टॉर्क, बॉडी में टॉर्क क्रिएट होगा, बॉडी घूमना शुरू कर देगी। क्या हुआ, इसका मतलब कि जैसे ही आपने बॉडी को जरा सा टिल्ट किया, जरा सा डिस्टर्ब किया, जिस डायरेक्शन में बॉडी को डिस्टर्ब किया, ये ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ लेता चला जाएगा, बॉडी उसी डायरेक्शन में लुढ़कती चली जाएगी। यानी बॉडी ये वाली किस तरीके के इक्विलिब्रियम में थी, इक्विलिब्रियम में तो थी, इस तरीके के में थी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में तो थी लेकिन अनस्टेबिलिटी थी कि अगर किसी ने जरा सा भी डिस्टर्ब कर दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। स्टेबिलिटी तो थी लेकिन ऐसी थी कि जरा सा भी किसी ने कुछ गड़बड़ की तो मामला बिगड़ जाएगा। यानी अगर ग्रेविटी ऊपर है, बुओयंसी नीचे है, तो कैसा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जब ग्रेविटी ऊपर हो, बुओयंसी नीचे हो। होता क्या है उस केस में, बॉडी विल स्टार्ट रोलिंग इन दैट टिल्टेड डायरेक्शन, टिल्टेड डायरेक्शन में बॉडी रोल करती हुई, घूमती हुई चली जाएगी। अब घूमते घूमते क्या होगा, घूमते घूमते ये होगा कि जी नीचे चला जाएगा, बी ऊपर आ जाएगा, यही तो होगा, घूमते घूमते जी नीचे और थोड़ी देर बाद बी ऊपर। तो अब क्या होगा, बी ऊपर आ गया, तो अब बना लेते हैं फॉर एग्जांपल दूसरा केस पढ़ते हैं। अब दूसरा केस हम यहीं पर पढ़ेंगे, इसी पर। फॉर एग्जांपल हम दूसरा केस लेते हैं, सेंटर ऑफ बुओयंसी ऊपर था, ग्रेविटी नीचे था। क्या था, सेंटर ऑफ बुओयंसी ऊपर था, ग्रेविटी नीचे था। तो सेंटर ऑफ बुओयंसी से बुओयंट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, ग्रेविटी से ग्रेविटी फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, बॉडी आराम से चल रही है, मस्त। लेकिन फिर किसी ने क्या किया, फट से आकर के इसको टिल्ट कर दिया हल्का सा इस डायरेक्शन में। जब इस डायरेक्शन में टिल्ट किया तो यहां पर क्या ऊपर, अब बी है ऊपर, नीचे क्या है, नीचे जी है, जी ऑलवेज नीचे की तरफ लग रहा होगा, बी ऑलवेज ऊपर की तरफ लग रहा होगा। क्या हुआ साहब, बॉडी को आपने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया लेफ्ट डायरेक्शन में, हुआ क्या, जैसे ही आपने डिस्टर्ब किया, डिस्टर्ब हुए, लेकिन ग्रेविटी बुओयंसी ने क्या कहा, आपने डिस्टर्ब इधर किया था, बुओयंसी उधर किधर खींच के जा रही है, जिधर डिस्टर्ब किया था उसके अपोजिट, ग्रेविटी उसे किधर खींच के जा रही है, इधर डिस्टर्ब किया था उसके अपोजिट, नीचे की तरफ। कपल अब भी लगा, क्या हुआ, कपल अब भी लगा, टॉर्क अब भी क्रिएट हुआ। लेकिन इस केस में जब बुओयंसी ऊपर था, ग्रेविटी नीचे था, जिस डायरेक्शन में बॉडी को आपने डिस्टर्ब किया था उसके अपोजिट डायरेक्शन, डिस्टर्ब आपने इधर किया, कपल इस तरफ लगा, और अल्टीमेटली दोनों बॉडी मिलेंगे खींच करके, फिर बॉडी को इस पोजीशन में ला देंगे, दोनों भाई मिलेंगे और बॉडी को वापस उसी पोजीशन में ला देंगे। यानी बॉडी को अगर आपने डिस्टर्ब किया तो आफ्टर डिस्टर्बेंस बॉडी विल रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, रिटर्न बैक टू इट्स इनिशियल कंडीशन, इनिशियल स्टेबिलिटी की कंडीशन में बॉडी आ जाएगी। तो अगर ग्रेविटी नीचे है तो इस तरीके के इक्विलिब्रियम को क्या कहेंगे आप, अन को हटा दीजिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम,
क्या कहलाएगा आपका इस तरीके का इक्विलिब्रियम? स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखिए ये आपने समझ लिया। और थर्ड वन है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, यानी जब G एंड B कोइंसाइड, G एंड B कोइंसाइड, व्हेन G एंड B कोइंसाइड करें तो किस तरीके का इक्विलिब्रियम होगा? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो होगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है साहब। तो एक देखिए आप यहां से आप सिंपली समझ लीजिए कि देखिए कोई भी एक फॉर एग्जांपल कोई भी चीज है, ये फॉर एग्जांपल कोई बॉडी है, ये रखी हुई है, यहां पर इसका ग्रेविटी बीच में होगा, लेकिन ये बॉडी अगर फिर थोड़ी देर बाद गिर जाए तो इसका ग्रेविटी नीचे आ जाएगा। तो अब स्टेबिलिटी ज्यादा होगी बॉडी में, इस कंडीशन में स्टेबिलिटी ज्यादा है, इस कंडीशन में ज्यादा है। आप भी जानते हो कि आप अगर सड़क पर फर्श पर लेटे हुए हो तो आपको लुढ़काना मुश्किल है, खड़े हुए को गिराना आसान है। छोटा बच्चा गिरता है, खड़ा होता है, फिर गिरता है। जैसे ही खड़ा होता है तो ग्रेविटी बीच में पेट के आसपास मान लेते ऊपर आ जाती है, वो स्टेबिलिटी नहीं ला पाता, फिर से गिर जाता है। जब गिर जाता है फर्श पर तो फिर नहीं गिरता, उससे आगे करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेबिलिटी बॉडी में कंडीशन में ज्यादा होगी जिस कंडीशन में उसका ग्रेविटी नीचे होगा। यानी आपको अगर बॉडी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है तो आप क्या करेंगे? बॉडी का ग्रेविटी नीचे रखने की कोशिश करो। यू शुड ऑलवेज कीप द ग्रेविटी ऑफ द बॉडी एज लो एज पॉसिबल, एज लोअर एज पॉसिबल। जितना बॉडी का ग्रेविटी नीचे होगा बॉडी में स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, उतनी ही स्टेबिलिटी अच्छी होगी। तो इस तरीके से अब ये तो आपको कांसेप्ट बेस्ड समझा दिया गया। आप सिंपली अब याद रखेंगे कि ग्रेविटी शुड ऑलवेज बी लोअर फॉर स्टेबिलिटी, यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम में ग्रेविटी नीचे होनी चाहिए। ग्रेविटी ऊपर हो गई अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ग्रेविटी और बॉयंसी कोइंसाइड करके न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। क्लियर? तो ये चीजें क्लियर होगी, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ग्रेविटी और इसकी। ठीक है साहब। अब देखिए इसको ही एग्जांपल से हम एक सेट करते हैं। एक एग्जांपल से हम इसे पढ़ना पड़ेगा, समझने की कोशिश करेंगे इस इक्विलिब्रियम कंडीशन। फॉर एग्जांपल देखिए आप डेली लाइफ में एनकाउंटर करते हैं इस चीज का। देखिए वो कैसे कि अभी आपने देखा था कि जब ये बॉडी आधी ऊपर, अगर कोई बॉडी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हम स्टेबिलिटी को, इस फ्लोटिंग बॉडी को ग्रेविटी से सर्च करना चाहते हैं, तो हम देख रहे थे कि ग्रेविटी यहां पर था और बॉयंसी कहीं नीचे था। लेकिन जब ये बॉडी पूरी तरीके से इस तरीके से फ्लोट करने लगेगी, सरफेस पर पूरी डूब जाएगी, तो आप पाएंगे कि ग्रेविटी और बॉयंसी दोनों ऑन साइड कर जाएंगे। क्यों? जैसे जैसे बॉडी का पोर्शन नीचे की तरफ ज्यादा जाएगा, इसका मतलब बॉयंसी ऊपर की तरफ बढ़ेगा। बाय द वे ग्रेविटी तो वही है बॉडी के अंदर, लेकिन बॉडी का बॉयंसी ऊपर की तरफ बढ़ेगा। यानी यहां से क्या समझ में आया कि जैसे जैसे बॉडी नीचे डूबेगी, या ये कहें कि जैसे जैसे बॉयंसी और ग्रेविटी के बीच की डिस्टेंस कम होती जा रही है, बॉडी में स्टेबिलिटी आती जा रही है। यानी जैसे जैसे बॉडी फोर्स ऊपर की तरफ जाएगा, ग्रेविटी पॉइंट नीचे की तरफ आएगा, बॉडी स्टेबलाइज होती जाएगी। ऐसा होता है जनरल लाइफ में। फॉर एग्जांपल आप देखिए, आपके लिए एक सिंपल सा एक डेली लाइफ एग्जांपल आपके सामने है। फॉर एग्जांपल ये एक फ्लूइड का लेवल है। आपने अपनी बकेट में एक मग रख दिया पानी का, खाली मग, एम्प्टी मग, दिस इज योर एम्प्टी गिलास। नहाते वक्त आप लोगों ने देखा होगा, गिलास को रख के देखिएगा, एम्प्टी है तो जरा सा पानी में उसका इस तरीके से पहले बॉटम जाएगा और वो फ्लोट करना शुरू कर देगा, फ्लोट करेगा। लेकिन कभी देखा कि खाली गिलास पानी में फ्लोट कर पाता है? अगर पानी बिल्कुल स्टेबल है और बहुत आसानी से आपसे बहुत स्मूथली आपने उसको पुट किया तो इट विल फ्लोट। अदरवाइज जैसे ही पानी में जरा सा डिस्टरबेंस होगा, क्योंकि इसका थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, सिमेट्री मान लेते हैं, तो इसका जो ग्रेविटी होगा वो करीब करीब आधे पर यहां पर होगा। लेकिन ये डूबा हुआ जरा सा है, बॉयंसी कहां रहा होगा इसका? कहीं यहां पर। ग्रेविटी और बॉयंसी के बीच तो काफी डिफरेंस है, इसीलिए देखा होगा कि खाली गिलास रखते ही पानी में पट से डूब जाता है। जब उस पर पॉइंट फोर्स ज्यादा लग रहा है, फ्लोट करना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं फ्लोट करता? क्योंकि वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है।
अब आप क्या करिए, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए गिलास के अंदर। गिलास के अंदर पानी डाल दें तो गिलास कुछ इस सिचुएशन में आ जाएगा, हो सकता है इस सिचुएशन में आ जाए। गिलास में पानी आपने यहां तक भर दिया, यहां तक है पानी, डूब ज्यादा जाएगा गिलास, जैसे पहले खाली की तरह डूबा हुआ था। तो क्या हुआ, अब ग्रेविटी किधर चला जाएगा, जिधर भारी है, गिलास भारी हो गया नीचे की तरफ, तो हो सकता है ग्रेविटी कहां आ जाएगा, यहां पर, और बॉयंसी भी यहां से बढ़ के कहीं ऊपर चला जाएगा, हो सकता है बॉयंसी अब यहां आ जाए। अब गिलास फटाफट, अब देखिए आधा, इसीलिए कहते हैं कि आधा भरा हुआ गिलास फ्लोट करता है जबकि पूरा खाली गिलास डूब जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आप गिलास में पानी और अगली सिचुएशन और ले आएगा ऐसे, तो ग्रेविटी यहां आ जाएगा, बॉयंसी यहां आ जाएगा। अब ये वाला गिलास अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब करने पर डूब भी जाता, लेकिन ये गिलास आप डिस्टर्ब करने पर नहीं डूबेगा, क्योंकि इसमें ग्रेविटी नीचे चला गया, बॉयंसी ऊपर आ गया। ये डेली लाइफ एग्जांपल है आपका, लाइफ एग्जांपल घर पर आप करके देख लीजिएगा। तो इससे मतलब ये हुआ, देखिए क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे जैसे आप किसी एम्प्टी ग्लास में, एम्प्टी बॉडी के बॉटम पर, जरूरी नहीं है पानी डालें, कोई भारी टुकड़ा डाल दें बाहर से लकड़ी का, कोई आयरन का छोटा सा ब्लॉक डाल दें, जैसे जैसे डालेंगे क्या होगा, वो नीचे की तरफ जाएगा, नीचे इस पर भारी ब्लॉक डालने पर क्या होगा, पॉइंट फोर्स ऊपर की तरफ जाएगा, ग्रेविटी पॉइंट नीचे की तरफ जाएगा, और बॉडी की स्टेबिलिटी का क्या होगा, बॉडी की स्टेबिलिटी एनहांस करेगी, बॉडी की स्टेबिलिटी एनहांस करेगी। यही सिचुएशन अराइव होती है, कोई बोट है, कोई बोट फ्लोट कर रही है पानी में, बोट है ये यहां तक डूबी हुई फ्लोट कर रही है फॉर एग्जांपल, तो खाली बोट नहीं तैरेगी सही से, बहुत तेजी से डूबेगी, इसलिए क्या करते हैं उसमें जो पैसेंजर बैठे होते हैं कहां बैठेंगे, उसके बॉटम पर। शिप है, कोई कार्गो शिप है, पैसेंजर शिप है, बोट है, कहते हैं कि ऑलवेज जो हैवी गुड्स हैं, हैवी जो चीजें हैं, वो कहां रखी जाती है, शिप के बॉटम पर। कहां रखेंगे, उसके शिप के बॉटम पर। बॉटम पर रखने से क्या होगा कि आपकी ये बॉडी है, यहां पर रखेंगे भारी चीज तो ग्रेविटी नीचे आ जाएगा, और ग्रेविटी नीचे आ जाएगा तो स्टेबिलिटी एनहांस हो जाएगी। इसीलिए क्वेश्चन कह सकते हैं कि अगर आप बोट में के बॉटम पर हैवी गुड्स रख रहे हैं, हैवी बैलेट्स रख रहे हैं, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी घटेगी, अगर हैवी बैलेट्स, हैवी गुड्स उसके बॉटम पर रख रहे हैं तो उसका ग्रेविटी विल गो डाउन, उसकी स्टेबिलिटी विल एनहांस। सिमिलरली इन केस ऑफ शिप, अगर आप हैवी बोट्स, बैलेट्स वगैरह हैवी गुड्स उसके बॉटम पर रखेंगे, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो यहां तक आज हम इसको देखेंगे, जिसके बाद में हम मेटा सेंटर एंड मेटा सेंटर हाइट्स वगैरह को, और बस इतना बता देते हैं कि मेटा सेंटर का कंसेप्ट हम यूज करते हैं फॉर फ्लोटिंग बॉडी, यानी जो पार्शियली पानी में डूबी हुई है उनकी स्टेबिलिटी को चेक करेंगे मेटा सेंटर की हेल्प से। अगर बॉडी पूरी डूबी हुई भी पानी में फ्लोट कर रही है तो उसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं हम बॉयंसी और ग्रेविटी से। बाय द वे यहां पर हमने आधी पूरी करके दिखा दिया है, एप्लीकेबल दोनों पर है वो, लेकिन उस केस में हम मेटा सेंटर ज्यादा एलिजिबल माना जाता है। ठीक, तो कोई भी कंफ्यूजन है तो वो भी आप लिख सकते हैं कमेंट में। थैंक यू।